नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कथाकार और आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। मुझे पता है कि आप मेरी कहानियों के साथ सुकून से रात बिताते हैं या दिन का थकान उतारते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे कमेंट में बताएं आप कहां से हैं और अभी कितने बजे ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी पसंदीदा चाय या कॉफी के साथ आराम से बैठिए या फिर बिस्तर पर लेटकर रिलैक्स कीजिए। मेरी कहानियां आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। गांव का नाम था धर्मपुर। चारों ओर हरियाली, कच्चे रास्ते और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ। वही रोज की तरह एक साधारण दिन था, लेकिन शाम होते होते एक युवक, नाम उसका अर्जुन, एक अजीब फैसला करता है। चलो शहर चलते हैं, फिल्म देखने का मन कर रहा है, उसने अपने दोस्तों से कहा, पर सब मना कर गए। एक बोला, अरे इतनी रात को शहर, पगला गया है क्या? लेकिन अर्जुन नहीं माना। अकेला ही चल पड़ा अपनी साइकिल लेकर। शहर कोई बहुत दूर नहीं था, कोई 18 किलोमीटर का रास्ता। साइकिल पर 2 घंटे में पहुंचा जा सकता था। शाम होते होते सूरज ढल गया। पगडंडियां खाली होने लगीं। अर्जुन अपनी साइकिल से निकल पड़ा, अपने कंधे पर एक छोटा झोला और जेब में कुछ पैसे। रास्ता सुनसान था, दोनों ओर खेत फैले हुए थे। कहीं कहीं आम के पेड़ों की झुकी हुई डालियां अंधेरे में किसी साये जैसी लग रही थीं। पेड़ों की छाव में चलती साइकिल की चेन की आवाज और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। पर अर्जुन को फिल्म का जुनून था। हवा थोड़ी ठंडी थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने गर्दन घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा, शहर में पहुंचकर सब ठीक लगेगा। जैसे जैसे वह शहर के नजदीक पहुंचा, लाइटें चमकने लगीं। गाड़ियों का शोर, ठेले वालों की आवाज और फिल्मी पोस्टर से सजी दीवारें, एकदम अलग दुनिया। वो जरा सा मुस्कराया, शायद अपने डर पर या फिल्म के लिए अपने जुनून पर। अर्जुन ने अपनी साइकिल को एक ढाबे के बाहर खड़ा किया और सिनेमा घर की ओर बढ़ गया। रास्ते में पॉपकॉर्न का ठेला था, उसने थोड़ा सा खरीदा। फिल्म का नाम था शमशान की रातें, एक हॉरर फिल्म, और अर्जुन को डरावनी फिल्में बहुत पसंद थीं। वो हमेशा कहता था, जो डर गया समझो मर गया, लेकिन उसे क्या पता था कि आज डर का असली मतलब समझ आएगा। अंदर अंधेरा, ठंडी हवा और स्क्रीन पर चीखते चेहरे। अर्जुन स्क्रीन में डूब गया। चारों ओर लोगों की हल्की फुल्की चीखें, सीटों की खड़खड़ाहट और डर का मजा। फिल्म खत्म होते होते रात के 11 बज चुके थे। बाहर निकला तो सड़कों पर वीरानी थी। सभी दुकानें बंद, रिक्शे और ऑटो वाले गायब। अब क्या? इतनी रात को गांव कैसे जाऊंगा? उसने इधर उधर देखा, कुछ दूरी पर बस अड्डा था। वहां जाने का सोचकर वो पैदल चल पड़ा। हवा अब थोड़ी और ठंडी लगने लगी थी। उसका दिल धीरे धीरे धड़कने लगा था और शरीर में एक अनजाना डर समाने लगा था। बस अड्डे पर पहुंचा तो देखा सब कुछ सुनसान। एक टूटी बेंच, एक बंद खिड़की और एक झूलता बल्ब। अर्जुन बैठ गया। शायद कोई रात की बस मिल जाए या कोई रिक्शा। घड़ी में देखा, ठीक 12 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा इतना कि अपनी सांसें भी तेज लगने लगीं। एक कुत्ता भी नहीं दिख रहा था। अजीब बात यह थी कि हवा में कुछ अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने लोहे की या सड़े हुए पानी की। फिर दूर से कुछ आता दिखाई दिया। एक पुराना लोहे का रिक्शा। उसकी सीट पर बैठा था एक आदमी। सर पर गमछा, मुंह पूरी तरह ढका हुआ। उसके कपड़े जैसे बहुत पुराने और मैले थे और आंखें बस झलक सी रही थीं गमछे के नीचे से। रिक्शा उसके सामने आकर रुकता है।
आदमी कुछ नहीं बोलता, बस धीरे से सर हिलाता है। अर्जुन थोड़ा झिझकते हुए पूछता है, भाई साहब, धर्मपुर चलेंगे? आवाज आई, धीमी, खुरदरी, जैसे कई परतों से होकर आ रही। चलो बाबू। अर्जुन रिक्शे पर बैठ जाता है, यह सोचकर कि अब तो घर पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था, यह सफर उसे वहां ले जाएगा जहां इंसान कभी नहीं जाना चाहता। अध्याय 2, रिक्शा और रहस्य। रात के 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब सड़कों पर जो दिखता है वो कभी कभी हकीकत नहीं होता। अर्जुन उस रिक्शा पर बैठ चुका था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसकी रीढ़ में जो सिहरन दौड़ रही थी वो किसी मौसम की देन नहीं थी। रिक्शा धीरे धीरे चलता जा रहा था। गली के मोड़ अजीब लग रहे थे, जैसे वो रास्ते अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखे। भाई साहब, ये कौन सा रास्ता है? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। रिक्शा वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गर्दन धीरे से घुमाकर उसे देखा और फिर सामने देखने लगा। उस नजर में कुछ ऐसा था जिससे अर्जुन का गला सूखने लगा। आंखें, वो आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं, जैसे किसी जानवर के अंदर से चमक रही हों। अर्जुन ने खुद को संभाला, शायद थक गया है, शायद रोशनी की वजह से ऐसा लग रहा है। फिर अगला मोड़ आया, रिक्शा एक संकरी गली में मुड़ा। दोनों ओर जर्जर इमारतें, खिड़कियों से झांकते पर्दे और कुछ कुछ सुनाई देती फुसफुसाहटें। अचानक उसे महसूस हुआ कि यह गली तो उस शहर के नक्शे में नहीं थी। भाई साहब, सीधा रास्ता पकड़िए न। ये कहाँ लिए जा रहे हैं? इस बार आवाज आई, अभी बहुत रास्ता बाकी है बाबू। आवाज में कुछ ऐसा था जैसे कोई दो अलग लोग एक साथ बोल रहे हों, एक नर एक मादा, और वो भी बहुत धीमे, बहुत दूर से। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, कोई आदमी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ अंधेरे में डूबा रास्ता और ये अजीब रिक्शा। रिक्शा वाले ने अचानक एक और मोड़ काटा और रिक्शा एक वीरान मैदान में घुस गया। वहां कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ घास और कीचड़। अब अर्जुन डर से कांपने लगा। भाई, रोकिए, मैं नीचे उतरना चाहता हूं। अब रिक्शा रुक गया। वो आदमी धीरे धीरे गर्दन घुमाकर पीछे मुड़ा, फिर बहुत ही धीरे अपने चेहरे पर बंधा गमछा खोलने लगा। अर्जुन की सांसें थमने लगीं। गमछा जैसे ही नीचे गिरा, जो चेहरा सामने आया वो इंसानी चेहरा नहीं था। आधा जला हुआ, आंखें लाल, जैसे कोयले में सुलग रही हों। मुंह से टपकता कुछ काला लिक्विड, जैसे कोई जहरीली चर्बी। उसने कहा, ना बाबू, यही चेहरा बा। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे रिक्शा से छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही उसके घुटनों में चोट लगी, पर डर ने उसे खड़ा कर दिया। वो दौड़ने लगा, जैसे जान बचानी हो। पीछे से आवाजें आ रही थीं, कई आवाजें, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। भागते भागते वह एक जंगलनुमा रास्ते में आ गया। पेड़ पौधों से भरा, जगह जगह कांटे और झाड़ियां। उसकी सांसें फूल रही थीं, कपड़े फट चुके थे। हर कदम पर डर उसे जकड़ रहा था, जैसे पेड़ों के पीछे कुछ है जो उसे देख रहा है। फिर उसे एक झोपड़ी जैसी जगह दिखाई दी। अंदर से हल्का सा उजाला आ रहा था। उसने सोचा, शायद कोई है जो मदद कर सके। वो हांफता हुआ अंदर गया। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था, तेल की ढिबरी के पास। बाबू का हुआ? काहे हाफत हो? बूढ़े ने पूछा। अर्जुन कांपते हुए बोला, एक आदमी। रिक्शा वाला। उसका चेहरा, वो इंसान नहीं था। बूढ़ा चुप रहा, फिर हंसने लगा।
धीरे, फिर जोर से, ना बाबू, यही चेहरा रहे। अर्जुन की आंखें फैल गईं। बूढ़े का चेहरा भी बदलने लगा। वही लाल आंखें, वही पिघली हुई खाल, वही काला लिक्विड। अर्जुन फिर भाग पड़ा। उसके पैरों में दम नहीं बचा था, पर डर में ताकत थी। उसकी टी शर्ट पेड़ों की टहनियों में फट गई, घाव से खून बहने लगा। लेकिन वो रुका नहीं। अब उसके कानों में आवाजें आने लगीं। कई लोग एक साथ कहते, यही चेहरा बाबू, यही चेहरा। हर पेड़ से कोई झांकता दिख रहा था। हर छाया जैसे उसका पीछा कर रही हो। वो भाग रहा था, अंधेरे, जंगल और उन चेहरों से दूर। पर हर मोड़ पर एक ही चेहरा, एक ही आवाज। फिर कहीं दूर उसे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। उसने उस दिशा में दौड़ लगा दी। रास्ता अब कीचड़ से भरा था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। उसके चेहरे पर धूल और पसीने की परत थी। हर झाड़ी जैसे कुछ छिपा रही हो, हर छाया में कोई चेहरा। उसे लग रहा था कि ये डर अब कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। गली, बूढ़ा, रिक्शा, वो चेहरा, सब कुछ धुंधला और फिर भी इतना साफ। मंदिर की घंटियां अब तेज हो गई थीं। उसने एक और देखा, एक टूटी सी चौकी पर दिया जल रहा था। अर्जुन ने वहीं रुककर सांस ली। उसने अपने चेहरे पर पानी छिड़का और एक पल के लिए आंखें बंद कीं। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं, उसे सामने फिर वही चेहरा दिखा। दूर किसी पेड़ के नीचे। अर्जुन चीख पड़ा, लेकिन अब आवाज नहीं निकली। गला जैसे सूख गया हो। अब उसे लगने लगा था कि ये सब कोई सपना नहीं है। ये एक जाल है। एक ऐसा डरावना फंदा जिसमें वह फंस चुका है। अध्याय 3, जंगल, खट और वह चेहरा। अर्जुन का शरीर दर्द से कांप रहा था। हर एक कदम उसके लिए बोझिल होता जा रहा था, लेकिन डर ने उसे थमने नहीं दिया। उस बूढ़े आदमी का चेहरा, उसकी आवाज, ना बाबू, यही चेहरा रहे, अब तक उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे ही वो जंगल की ओर भागा, उसकी टॉर्च की बैटरी भी कमजोर पड़ने लगी। अब सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी और चारों ओर पसरा घना अंधेरा। जंगल में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। हवा भारी लगने लगी थी, जैसे किसी ने उसे दबा दिया हो। पेड़ अब सिरफिरे से लगने लगे थे, उनकी शाखाएं जैसे आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहती थीं। कुछ दूर उसे लकड़ी की एक पुरानी सी खटिया दिखाई दी, टूटी फूटी, लेकिन उस सुनसान में किसी तरह की राहत देने वाली। वो उसके पास गया और उस पर बैठकर सांसें लेने लगा। आसमान में बादल मंडरा रहे थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। अर्जुन का गला सूख गया था। उसने आसपास देखा, शायद कहीं पानी मिल जाए, लेकिन सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था। तभी उसे पास की झाड़ी में कुछ हिलता हुआ दिखा। पहले सोचा शायद कोई जानवर हो, लेकिन फिर वहां से एक आदमी निकला। उसके कपड़े मैले कुचैले, आंखें गहरी और थकी हुई। कौन हो तुम? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। वो आदमी बोला, मैं भी भटक गया था बाबू। बहुत साल हो गए। क्या तुमने भी उसे देखा? अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। किसे? वही चेहरा, लाल आंखें, जलती हुई खाल। वो एक नहीं है बाबू, वो कई हैं। अर्जुन की सांसें फूलने लगीं। उसने अपना अनुभव उस आदमी को बताया, रिक्शा वाला, बूढ़ा, वो बदलता हुआ चेहरा। आदमी चुपचाप सुनता रहा और फिर बोला, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो यहाँ पहले भी हुआ है। ये जंगल एक दर्पण है, वो तुम्हें वही दिखाता है जिससे तुम भागते हो। लेकिन मैं तो बस एक फिल्म देखकर वापस लौट रहा था, अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। आदमी मुस्कराया, इसीलिए तो तुम चुने गए।
मासूम हो, डर के लायक। इन्हें वही लोग पसंद आते हैं। अर्जुन कांप गया। इनका मतलब? वो आदमी अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें बदलने लगीं। चेहरा टेढ़ा होने लगा। त्वचा पर दरारें पड़ने लगीं। उसकी आवाज बदल गई, ना बाबू, यही चेहरा बा। अर्जुन ने जोर से चीख मारी और वहां से दौड़ पड़ा। बारिश अब तेज हो गई थी। जंगल की जमीन कीचड़ में बदल चुकी थी। वो फिसला, गिरा, घुटनों से खून बहने लगा। लेकिन वो रुका नहीं। आगे एक ढाबा जैसा कुछ दिखाई दिया। पुराना, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत, एक बुझती हुई लालटेन लटक रही थी। वो भागकर अंदर गया। एक बूढ़ा आदमी वहां कुछ समेट रहा था, जैसे अब बंद करने वाला हो। बाबा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। बूढ़ा चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। फिर बोला, क्या देखा तुमने? अर्जुन ने फिर वही बात दोहराई, वो चेहरा, वो बदलते लोग, वो डर। बूढ़ा बहुत देर तक चुप रहा। फिर धीरे धीरे मुस्कराया। ना बाबू, यही चेहरा रहे। बूढ़े का चेहरा भी अब वैसा ही बदलने लगा। अर्जुन के सामने अब तीसरी बार वही चेहरा था। अब वह रोने लगा, डर से, थकावट से, घावों के दर्द से। वो वहां से भी भाग गया। अब वो सड़क पर नहीं था, बल्कि पगडंडी पर, जंगल के और गहरे हिस्से में, जहां ना कोई आवाज थी, ना कोई इंसान। पेड़ों से आवाजें आने लगीं, धीमे धीमे फुसफुसाहटें। तू नहीं बचेगा, यही चेहरा बा, हम सब वही हैं। अर्जुन अपने कानों को ढनकर बैठ गया। नहीं, नहीं, ये सपना है, ये सपना है। लेकिन अंधेरा अब और घना हो गया था। उसे अब अपने आसपास परछाइयां दिखाई देने लगी थीं। कभी एक, कभी दो, कभी दर्जनों। हर एक चेहरा वैसा ही, जलती आंखें, पिघली त्वचा, टपकता लिक्विड। वो रो पड़ा, भगवान, मुझे बचा लो। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में भागा। रोशनी एक मंदिर से आ रही थी। वो मंदिर में घुसा और घंटी बजा दी, जोर जोर से, अंधेरे से दूर, रोशनी में। लेकिन जैसे ही वो पलटा, वहां मंदिर के पुजारी खड़े थे, और उनका चेहरा भी। ना बाबू, यही चेहरा बा। अब अर्जुन की चेतना जवाब देने लगी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बेहोश होकर वहीं मंदिर के फर्श पर गिर पड़ा। अर्जुन दौड़ते दौड़ते थक चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पैरों में जैसे अब जान ही नहीं बची थी। पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था और कपड़े कीचड़ से लथपथ हो चुके थे। सड़क अब पीछे छूट गई थी और अब वह एक जंगली रास्ते में था। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। केवल उसकी तेज सांसें और कभी कभी दूर से आती सियारों की आवाजें ही सन्नाटे को तोड़ती थीं। वो भागते भागते एक जगह रुक गया, जहां उसे एक पुराना खाट पड़ा दिखा। टूटी हुई लकड़ी घिस चुकी थी, लेकिन उस वक्त उसे वही सहारा लगी। उसने दम लेते हुए खुद को उस पर गिरा दिया। कुछ देर बाद पेड़ों के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखी, शायद कोई घर या झोपड़ी। अर्जुन ने धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। वह रोशनी एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी से आ रही थी। बाहर एक आदमी बैठा था, जो शायद लकड़ी पर कुछ पका रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके आवाज लगाई, भैया, जरा पानी मिलेगा? आदमी ने चौंक कर देखा, फिर बोला, अरे, का हाल बना रखा है? आओ आओ अंदर। अर्जुन ने झोपड़ी में कदम रखा। वहां घास की चटाई बिछी थी और एक पुराना लैंप जल रहा था। उस आदमी की आंखों में गहराई थी, मानो वो बहुत कुछ जानता हो। कहां से आ रहे हो? उसने पूछा।
अर्जुन ने कांपती आवाज में पूरा किस्सा कह सुनाया। रिक्शा, वो आदमी, होटल और चेहरा। आदमी बिना किसी प्रतिक्रिया के सुनता रहा, चुपचाप। जब अर्जुन ने कहा, उसने कहा, ना बाबू, यही चेहरा बा। आदमी ने हल्का सा मुस्कराया। कहाँ देखा चेहरा? सबका चेहरा एक जैसा था, अर्जुन ने उत्तर दिया। तभी वो आदमी उठ खड़ा हुआ। उसकी पीठ अब झुकी हुई लग रही थी, जैसे उसका शरीर बदल रहा हो। उसने धीरे से कहा, ना बाबू, यही चेहरा बा। अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा उस आदमी का चेहरा अब वही बन चुका था, जला हुआ, घुला हुआ, और आंखें जैसे किसी दूसरी दुनिया की हों। अर्जुन चीखता हुआ झोपड़ी से बाहर भागा। पीछे से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जंगल अब और भी गहरा हो गया था। रास्ता समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ दूर उसे एक पुराना सा बोर्ड दिखा, रामनगर 2 किलोमीटर। उसके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद झलकी। वो जानता था कि रामनगर उसके गांव से पहले आता है। वो उसी दिशा में दौड़ पड़ा। आसमान में बादल गरजने लगे थे और बारिश की बूंदें तेज हो गईं। अब वो पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। वो जानता था अगर एक पल भी रुका तो पीछे से कुछ भयानक आ जाएगा। वो 2 किमी रास्ता जैसे एक युग लग रहा था, लेकिन अंततः उसे एक छोटी सी दुकान दिखी, आधी बंद, लेकिन अंदर से थोड़ी रोशनी आ रही थी। शायद कोई होटल या ढाबा। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। क्या बात है? रात के इस पहर? उसे अंदर ले गया, एक स्टूल पर बैठाया और पानी दिया। अर्जुन ने कुछ खाया, फिर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। बूढ़ा ध्यान से सुनता रहा, और जब उसने फिर कहा, उसने कहा, ना बाबू, यही चेहरा बा। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। कमरे में सन्नाटा छा गया। तू भी देख चुका है? बूढ़ा धीरे से बोला। अर्जुन ने डर के मारे सिर हिलाया। बूढ़ा मुस्कराया, ना बाबू, यही चेहरा बा। और फिर वही चेहरा बदल गया। आंखें जलने लगीं और एक डरावनी कराह निकलने लगी। अर्जुन फिर से चीख पड़ा और होटल से बाहर भागा। इस बार उसे अपने पैरों का भी एहसास नहीं था, बस भागते जाना था। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुली। वो अब अपने घर के आंगन में था। बदन में चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए और शरीर थर-थर कांप रहा था। उसके चारों ओर वही मिट्टी की दीवारें, वही पुरानी लकड़ी की छत और खिड़की से झांकती हल्की सी धूप। उसने सिर उठाकर देखा, दरवाजा खुला था, लेकिन भीतर कोई नहीं था। वो घर में दाखिल हुआ। सब कुछ वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गया था। दीवार पर लगे फोटो, रसोई में मिट्टी के बर्तन, तुलसी का पौधा, सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। माँ, उसने कांपती आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद माँ खेत पर गई होंगी, लेकिन घर का दरवाजा खुला था और चूल्हे में राख अब भी गर्म थी। अर्जुन थक कर वहीं बैठ गया। उसके होंठ सूख चुके थे। उसने घड़े से पानी पिया और फिर धीरे धीरे उस चारपाई पर लेट गया जिस पर हर दिन माँ उसके लिए बैठा करती थीं। कुछ देर में आंख लग गई। उसे सपने में अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, वही स्नेह भरी, दुलार करती आवाज, जैसे कह रही हो, बेटा, बहुत थक गया होगा, तू आराम कर, अब सब ठीक हो जाएगा। उसने आंखें खोल दी। सामने कोई नहीं था।
हवा से पर्दा हिल रहा था, लेकिन किसी के कदमों की आहट नहीं थी। वो उठा और कमरे में इधर उधर देखने लगा। माँ। फिर से कोई जवाब नहीं। अर्जुन अब घर से बाहर निकला। सामने गलियों में भी सन्नाटा था। गांव के बच्चे, जानवर, लोग, कोई नहीं। वो फिर घर लौटा और बड़बड़ाने लगा, मैं पागल नहीं हूं। माँ को बुलाया था। उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, और तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार कहीं और से। ना बाबू, यही चेहरा बा। वो आवाज उसकी माँ की नहीं थी, लेकिन आई वहीं से जहां से वो माँ की उम्मीद करता था। वो पीछे मुड़ा। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, बहुत धीमी, लेकिन धीरे धीरे वो उभरने लगी। अर्जुन ने कहा, माँ, लेकिन परछाई धीरे धीरे उस चेहरे में बदल गई। वही चेहरा, जला हुआ, पिघला हुआ, आंखें काली, और होठों पर वही शब्द, ना बाबू, यही चेहरा बा। अर्जुन चीखने ही वाला था, लेकिन सब अंधेरे में डूब गया। सुबह गांव वाले अर्जुन को पीपल के पेड़ के नीचे पाए, अकेला, थर-थर कांपता हुआ, होश में नहीं। उसके बदन पर गहरे जख्म थे और होठों पर बस एक ही बड़बड़ाहट, माँ। चेहरा, चेहरा। गांव के वैद्य को बुलाया गया, लेकिन इलाज बेकार रहा। अर्जुन की हालत बिगड़ती चली गई। 3 दिन बाद उसकी सांसें थम गईं। कोई नहीं जान पाया कि उस रात अर्जुन ने क्या देखा। बस एक बात हर कोई कहता रहा, अर्जुन की माँ उस रात घर पर नहीं थी। वो तो खेत गई थीं और सुबह ही लौटी। किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि अर्जुन के साथ असल में क्या हुआ। कुछ कहते हैं शहर में किसी ने उस पर काला जादू कर दिया था। कुछ का मानना है वो मानसिक बीमारी का शिकार हो गया था। शायद अकेलापन, डर और थकावट ने उसका होश छीन लिया था। लेकिन गांव के बुजुर्ग, वो आज भी एक ही बात कहते हैं, वो चेहरा, हाँ वही चेहरा, वो कोई सपना नहीं था। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भी ऐसे चेहरे देखे हैं। सुनसान रातों में, वीरान सड़कों पर, जंगल के छोर पर, वही पिघला हुआ, डरावना चेहरा, जिसकी आंखें सीधी तुम्हारी आत्मा को चीर जाती हैं। कोई नहीं जानता कि वो कौन हैं, कहां से आते हैं। लेकिन एक बात तय है, वो चेहरा बस एक नहीं है। ना बाबू, यही चेहरा बा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक शाप है। एक हकीकत जो हर चेहरे में छिपी हो सकती है। कभी भी, कहीं भी, आपके ठीक सामने। और अर्जुन, वो तो अब नहीं रहा, लेकिन उसके साथ जो हुआ, वो कहानी अब गांव की हवा में घुल चुकी है। और अब जब कोई देर रात अकेला होता है, तो बस एक सवाल करता है, क्या वो चेहरा आज भी यहीं कहीं है? बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक विशाल राजमहल खड़ा था। राजमहल देवगढ़। ऊंची दीवारों और संगमरमर की सीढ़ियों वाला वो महल अब वीरान पड़ा था। कभी वहां राजा वीर सिंह अपनी रानी, परिवार और सैकड़ों नौकर चाकरों के साथ रहा करते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वहां किसी ने कदम नहीं रखा। गांव देवपुर, जो उस महल के ठीक नीचे बसा था, अब भी वही था। वहां के लोग सादा जीवन जीते, हल जोतते, बैल चराते और रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते। कहते हैं जब भी पूर्णिमा की रात होती
महल से किसी औरत के रोने की आवाज आती। बच्चे डर से दुबक जाते, बूढ़े लोग ताबीज बांध लेते, पर कोई कुछ नहीं बोलता। बुजुर्ग रामू चाचा अक्सर गांव के चौपाल में बैठकर एक ही बात कहते, इस महल की ईंटों में कोई राज छुपा है, कोई शाप है जो अब भी जिंदा है। गांव के जमींदार हरिदेव, जो सबसे अमीर और घमंडी थे, इस सब को बकवास समझते थे। भूत वूत कुछ नहीं होता, वो अक्सर कहते। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, शंकर, उसकी पत्नी सीमा और उनकी छोटी बेटी रूपा। उन्हें गांव की शांति बहुत भा गई। उन्होंने एक पुराना घर खरीदा जो महल की छाया में था। रूपा बहुत प्यारी थी, पर एक दिन वो खेलते खेलते महल की तरफ चली गई। और फिर उस रात गांव में फिर वही रोने की आवाज गूंजी। रामू चाचा की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सुबह का उजाला हुआ, पर गांव में जैसे सन्नाटा छाया हुआ था। हर दरवाजा बंद, हर आंगन सूना। रूपा अब भी नहीं मिली थी। शंकर और सीमा की आंखें रात भर जागते जागते सूज गई थीं। जमींदार हरिदेव ने डांटते हुए कहा, छोटा बच्चा है, कहीं खेल में चला गया होगा, डराने की जरूरत नहीं है। पर रामू चाचा कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने कहा, उसने राजमहल पार किया है, और जो वहां गया वो कभी वैसा नहीं लौटता। गांव के कुछ नौजवान गप्पू, विजय और रहीम रूपा को ढूंढने निकले। उनके हाथ में मशालें थीं और दिलों में डर। जब वो महल के पास पहुंचे, हवा एकदम ठंडी हो गई, जैसे किसी ने सब कुछ थाम लिया हो। गप्पू ने फुसफुसाते हुए कहा, ये देखो, ये छोटे छोटे कदमों के निशान, यही गई होगी। वो महल के टूटे दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा अपने आप चर्र करके खुला। अंदर घुप अंधेरा था। मशाल की रोशनी में एक बड़ा हाल दिखाई दिया। उसमें टूटी हुई सिंहासन, फटे हुए पर्दे और एक पुराना झूमर लटक रहा था। अचानक झूमर हिलने लगा। विजय डर के मारे पीछे हट गया। मैं नहीं जा रहा अंदर, ये जगह ठीक नहीं है। पर रहीम आगे बढ़ा। तभी दीवार पर किसी ने खरोंच से कुछ लिखा था। उसने पढ़ा, जिसने मेरी नींद तोड़ी, अब वो सो नहीं पाएगा। गप्पू का दिल धक धक करने लगा। तभी उन्हें कुछ सुनाई दिया। एक धीमा, मीठा पर डरावना सा गीत, किसी छोटी लड़की की आवाज में। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के। रहीम कांप गया। ये रूपा की आवाज है। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। उन्हें समझ नहीं आया, डरें या दौड़ें। पर वो ऊपर चढ़े। सीढ़ियां चरमरा रही थीं। और जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचे, एक दरवाजा खुला और अंदर से रूपा निकली। पर उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। रूपा की सफेद आंखें देखकर सब सन्न रह गए। उसकी मासूम हंसी अब एक अजीब सन्नाटे में बदल चुकी थी। गप्पू ने डरते डरते कहा, रूपा, तुम ठीक हो? रूपा ने मुस्कुराकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब मैं अकेली नहीं हूं। रहीम और विजय ने उसे पकड़कर बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, एक ठंडी लहर उनके शरीर से गुजर गई। ऐसा लगा जैसे बर्फीली हवा उनकी हड्डियों तक उतर गई हो। रूपा एकदम शांत थी। वो कह रही थी, वो जाग चुकी है। रानी चंद्रकांता। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रानी चंद्रकांता,
रामू चाचा ने कभी कभी उसका नाम लिया था। कहा जाता था कि रानी चंद्रकांता की आत्मा अब भी महल में भटकती है। उसका अंत एक राज था और शायद उस राज से ही ये सब जुड़ा हुआ था। गांव में जब ये खबर फैली कि रूपा मिल गई है, सब लोग राहत की सांस लेने लगे। पर रामू चाचा बोले, मिल तो गई है, पर जो लौट कर आई है वो हमारी रूपा नहीं है। उस रात शंकर और सीमा रूपा को लेकर घर लौटे। उन्होंने उसे गले से लगा लिया, लेकिन उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रूपा अब हंसती नहीं थी, ना रोती ना बात करती, बस एकटक छत को देखती रहती। आधी रात को सीमा की आंख खुली। रसोई से कुछ आवाजें आ रही थीं। वो उठी और जाकर देखा, रूपा अकेले चूल्हा जला रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। चावल, खून से धुला चावल। रानी को भूख लगी है। सीमा चीख पड़ी। शंकर दौड़ा आया। अगले दिन रामू चाचा ने गांव वालों को बुलाया। उन्होंने बताया कि रानी चंद्रकांता को 100 साल पहले जिंदा जला दिया गया था। राजा वीरसिंह को शक था कि रानी किसी से प्रेम करती है, इसलिए उसे धोखा देने के जुर्म में उसे महल के अंदर ही आग के हवाले कर दिया गया। उसकी आत्मा अब भी उसी प्रेम को तलाश रही थी, उसी आग से बाहर निकलकर, और अब वो रूपा के शरीर में लौट आई है। रामू चाचा बोले, अगर रानी को मुक्त नहीं किया गया तो पूरा गांव उसकी आग में जल जाएगा। गांव की चौपाल पर रामू चाचा ने सबको बुलाया। सूरज ढल चुका था और हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। उन्होंने कहना शुरू किया, राजा वीरसिंह की रानी चंद्रकांता, वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो गायक थी, कवयित्री थी, और वो प्यार में थी, लेकिन उस प्यार की इजाजत नहीं थी। राजा वीरसिंह एक वीर पर घमंडी राजा था। उसे अपनी ताकत पर गर्व था। रानी चंद्रकांता महल के एक साधारण सैनिक से प्रेम करती थी। उसका नाम था अद्वै। वो लुकाछिपी कर रोज मिलते महल की पिछली बाग में। चंद्रकांता उसकी बांसुरी पर कविता रचती, अद्वैत मुस्कुराकर उसे सुनाता। लेकिन एक दिन किसी ने देख लिया। राजा को गुस्सा आया। एक रानी और एक सिपाही, यह मेरे सम्मान का अपमान है। उसने अद्वैत को काले कुएं में फेंकने का आदेश दिया, एक ऐसा कुआं जो महल के नीचे था और जिससे कोई आज तक नहीं लौटा। और रानी, उसे महल के मध्य कक्ष में बंद कर दिया गया। 3 दिन भूख प्यास से तड़पने के बाद उसे जिंदा जला दिया गया। रानी की आखिरी चीख थी, मैं लौटूंगी। जब कोई बच्ची मेरा नाम बोलेगी, मैं उसके शरीर में समा जाऊंगी। रामू चाचा बोले, रूपा ने वही गलती की। उसने गलती से महल की दीवार पर लिखा नाम पढ़ लिया। और वही क्षण था जब रानी लौट आई। अब गांव डर से कांप उठा। शंकर ने पूछा, तो अब क्या करें? मेरी बेटी, मेरी रूपा, उसे कैसे बचाएं? रामू चाचा ने गहरी सांस ली। एक ही उपाय है, रानी को उसका अधूरा प्रेम लौटा दो। अद्वैत की आत्मा को ढूंढो, उसे उसके पास लाओ। केवल तभी रानी चैन पाएगी। लेकिन अद्वैत, वो तो काले कुएं में फेंका गया था। वो अब कहाँ होगा? क्या उसका शरीर अभी भी वहां है? क्या उसकी आत्मा जिंदा है? गांव के युवाओं ने निर्णय लिया, वो काले कुएं में उतरेंगे। पर किसी को नहीं पता था उस कुएं के भीतर क्या बसी है। काले कुएं का रहस्य। महल के पिछले हिस्से में
एक टूटे फव्वारे के पास जमीन से घिरा हुआ एक कुआं था। काला कुआं, जिसे शापित कुआं भी कहा जाता था। किसी ने वर्षों से उस कुएं की तरफ देखा भी नहीं था। लेकिन अब रूपा को बचाने के लिए गांव के 3 जांबाज युवक गप्पू, विजय और रहीम रस्सी और मशाल लेकर वहां पहुंचे। रामू चाचा ने जाते हुए एक आखिरी बात कही, उस कुएं में उतरना मतलब मौत को छूना है। पर शायद वहीं अद्वैत अब भी इंतजार कर रहा हो। रात का समय था। चांद बादलों में छुपा हुआ और कुएं से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। विजय सबसे पहले उतरा, रस्सी से लटकते हुए। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, आवाज गूंजने लगी, वो मेरा है, कोई और नहीं छू सकता। फिर गप्पू और रहीम भी उतरे। कुएं के भीतर अजीब सी नमी थी, दीवारें गीली और काई से भरी हुई। नीचे जमीन पर टूटी हुई हड्डियां थीं, पुराने जमाने के कपड़े और एक कोना जहां मिट्टी आज भी ताजी लगती थी। गप्पू ने मशाल आगे बढ़ाई। वहां एक कंकाल बैठा हुआ था, उसकी बगल में एक बांसुरी रखी थी। अद्वैत। जैसे ही उन्होंने बांसुरी उठाई, कुएं की दीवारें कांपने लगीं। एक हल्की सी रोशनी उस कंकाल से निकलकर ऊपर उठी। एक आवाज गूंजी, क्या वो अब भी मुझे याद करती है? गप्पू बोला, हाँ, वो अब भी तुम्हारा नाम लेती है। वो अब भी उसी आग में जल रही है। उस आत्मा ने धीरे से कहा, तो मुझे ले चलो वहां जहां उसका इंतजार है। तीनों ने वो बांसुरी उठा ली और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, रोशनी तेज हो गई। एक सफेद चमक के साथ तीनों ऊपर खींच लिए गए। गांव की हवा एकदम ठंडी हो गई। रूपा, जो अब भी छत की ओर एकटक देख रही थी, अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार कुछ कहा, अद्वैत आ रहा है। अद्वैत की आत्मा अब बांसुरी में बसी हुई थी। गप्पू, रहीम और विजय उस बांसुरी को लेकर सीधे राजमहल की ओर बढ़े। गांव वालों ने रास्ता बना दिया। सबकी आंखों में उम्मीद और भय मिला हुआ था। रूपा, जो अब तक चुप थी, महल के मुख्य दरवाजे की ओर चल पड़ी। बिना कुछ कहे, बिना पलकें झपकाए। उसके पीछे पीछे शंकर, सीमा और गांव के कई लोग चलने लगे। महल अब भी उतना ही वीरान था, लेकिन हवा में अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई बड़ी बात होने वाली हो। रूपा ने महल के मध्य कक्ष का दरवाजा खोला, वही जगह जहां रानी को जिंदा जलाया गया था। दीवारें अब भी काली थीं और फर्श पर राख की परतें जमी थीं। गप्पू ने वह बांसुरी रूपा के सामने रख दी। रूपा ने आंखें बंद कीं और जैसे ही बांसुरी के पास बैठी, कमरे में अचानक हवा तेज चलने लगी। मशालें बुझने लगीं और फिर 2 आभाएं प्रकट हुईं, एक रानी के रूप में और एक सैनिक के। वो थे रानी चंद्रकांता और अद्वैत। रानी की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए कहा, तुम आ गए। अद्वैत, मैं अब भी वही हूं। उसी आखिरी पल में अद्वैत मुस्कुराया, अब नहीं, अब हम दोनों उसी आग में नहीं जलेंगे। अब हम मुक्त होंगे। और फिर दोनों आत्माएं एक दूसरे की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को छुआ, चारों ओर तेज उजाला फैल गया। रूपा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कुछ ही पलों में कमरा शांत हो गया। राख की जगह अब सिर्फ हल्की चांदनी बसी थी। कोई परछाई नहीं, कोई हवा नहीं, सिर्फ एक शांति। गप्पू ने आगे बढ़कर रूपा को उठाया। उसकी आंखें अब सामान्य थीं।
वो धीमे से मुस्कराई और बोली, पापा, मम्मी, क्या हुआ? मैं सो गई थी क्या? सीमा ने उसे गले लगा लिया। शंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। रामू चाचा ने दूर से देखा और कहा, अब रानी और अद्वैत दोनों को चैन मिला। महल अब सिर्फ ईंट पत्थर है। शाप अब नहीं रहा। क्या आप अब अध्याय 7 सुनना चाहेंगे? गांव की वापसी। रूपा अब ठीक थी। वो अब फिर से हंसने लगी थी। मंदिर में खेलती, तालाब किनारे बैठती और माँ बाप को अम्मा और बाबा कहकर पुकारती। गांव के लोग भी राहत की सांस ले रहे थे। महल अब वीरान था, लेकिन अब कोई डर नहीं लगता था। रानी और अद्वैत की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी, ऐसा सब मानने लगे थे। शंकर ने खेतों में हल चलाना शुरू कर दिया। सीमा ने घर में दीप जलाए और रूपा की पसंदीदा गुड़ की रोटियां बनाई। गप्पू, रहीम और विजय, जो कभी कुएं में उतरे थे, अब गांव के हीरो बन चुके थे। बच्चे उन्हें घेर कर कहते, फिर से सुनाओ वो भूत वाली बात। लेकिन रामू चाचा की आंखों में अब भी चैन नहीं था। एक शाम जब वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, उन्होंने मिट्टी की गंध में कुछ अलग महसूस किया। उन्होंने पुजारी से पूछा, किस दिशा से हवा आ रही है? पुजारी बोले, महल की दिशा से। रामू चाचा ने आंखें बंद की और धीमे से बुदबुदाए, अद्वैत और रानी तो मुक्त हो गए, मगर जो उन्हें जुदा करने वाला था, क्या उसका हिसाब बाकी है? उसी रात गांव में एक अजीब बात हुई। मंदिर के पीछे की तुलसी चौरा पर लाल सिंदूर बिखरा मिला और दीवार पर एक वाक्य लिखा था, मैंने उन्हें छोड़ा, पर तुमने मुझे नहीं। अगली सुबह विजय अपने घर से गायब था। उसकी मां दरवाजे पर रोती रही। रात में तो खाना खाकर सोया था। कहाँ गया मेरा बेटा? रामू चाचा का शक यकीन में बदल गया। रानी और अद्वैत तो सिर्फ प्रेमी थे, पर राजा वीर सिंह की आत्मा, जिसने उन्हें मारा, जिसने जलाया, जिसने कुएं में फेंका, क्या वो अब भी कहीं भटक रही है? गांव को एक और भय घेरने वाला था। इस बार वो गुस्से में था। राजा की आत्मा। विजय के लापता होने के बाद गांव में फिर से हलचल मच गई। लोग कहने लगे, ये क्या हो रहा है? रानी और अद्वैत को तो मुक्ति मिल गई थी ना। लेकिन रामू चाचा जानते थे, हर प्रेम की कहानी में एक खलनायक भी होता है। और इस कहानी में वो था राजा वीर सिंह। वो सिर्फ एक क्रूर पति नहीं था, वो एक ऐसा राजा था जिसे अपना अभिमान, अपना राजधर्म, अपने प्यार से भी ज्यादा प्यारा था। जब उसने अद्वैत को मरवाया और चंद्रकांता को जलाया, तो उसने समझा था कि वो जीत गया। पर मरते वक्त चंद्रकांता ने उसे श्राप दिया था, तू जलता रहेगा हर जन्म में, अकेला, जब तक तुझे अपने किए पर पछतावा न हो। और वही श्राप अब सच हो रहा था। रामू चाचा गांव के बड़े बुजुर्गों को लेकर महल के राजकोष कक्ष में पहुंचे, जहां राजा कभी अपने खजाने, गुप्त पत्र और राज की चीजें रखता था। दीवार पर एक पुराना झरोखा था, जिसके पीछे छुपा था एक गुप्त दरवाजा। जब उन्होंने उसे खोला, अंदर सिर्फ अंधेरा था और उसमें सिर्फ एक चीज रखी थी, एक पुरानी तलवार और एक पत्र। पत्र पर लिखा था, अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो जान लो, मैं वो राजा हूं जो हार गया। मुझे अपना राज्य तो याद है, पर अपना चेहरा नहीं। मुझे अपना सिंहासन याद है, पर अपनी पत्नी का स्पर्श नहीं।
अगर मेरी आत्मा कभी लौटे तो मुझे याद दिलाना कि मैं कभी किसी से प्यार करता था, और फिर मुझे उसी आग में फेंक देना जिसमें मैंने उसे जलाया था। वीर सिंह, रामू चाचा बोले, तो अब सब साफ है। विजय को उसी आत्मा ने पकड़ लिया है जो अब खुद को भूल चुका है। उसे याद दिलाना होगा कि वो भी एक इंसान था। गप्पू और रहीम अब डर गए थे, पर रामू चाचा बोले, अगर राजा की आत्मा मुक्त नहीं हुई तो गांव कभी चैन से नहीं रह पाएगा। गांव अब पूरी तरह सन्नाटे में था। हर कोई चुप था, जैसे हवाओं को भी डर लग रहा हो कुछ कहने से। रूपा, जो पहले खुद बुरे साए में थी, अब सबसे शांत थी। उसके अंदर जैसे कोई सच्चाई बस गई थी। रामू चाचा ने गांव वालों को बुलाया और कहा, राजा की आत्मा अब भी भटकी हुई है और उसे मुक्ति देने के लिए हमें उसे उसी जगह ले जाना होगा जहां से सब शुरू हुआ था, महल का अग्निकुंड। वो अग्निकुंड जहां कभी रानी चंद्रकांता को जलाया गया था, जहां अब तक कोई गया नहीं था, क्योंकि वो जगह अब भी राख और खामोशी से ढकी थी। गप्पू, रहीम, रूपा और रामू चाचा चारों ने तय किया कि वो उस रात यात्रा करेंगे। अंधेरा घना था, बादल गहरे और महल की दीवारों पर जाले झूल रहे थे। रूपा की आंखों में डर नहीं था, बस एक समझदारी थी। उसने हाथ में वह बांसुरी ली जिसे अद्वैत ने कभी बजाया था। राजकोष कक्ष से मिली वह तलवार भी साथ ली गई जिससे राजा कभी युद्ध करता था। महल के उस भाग में पहुंचना आसान नहीं था। टूटी सीढ़ियां, चुप गलियारे और हर कोने में एक अजनबी साया। पर अंत में वे पहुंचे। अग्निकुंड अब भी वैसा ही था। चारों ओर राख, बीच में पत्थर की वेदी और ऊपर एक टूटी छत से टपकती चांदनी। रूपा वेदी के पास खड़ी हुई। उसने बांसुरी बजानी शुरू की, धीमी, लंबी, टूटी फूटी धुनें, जैसे कोई भूली याद फिर से जी उठ रही हो। हवा में कंपन हुआ। एक भारी स्वर गूंजा, कौन मुझे बुला रहा है? मैं कौन हूं? मैं क्यों जल रहा हूं? फिर एक परछाई उभरी, ऊंचा, भारी और आंखें जली हुई। वो था राजा वीर सिंह। रामू चाचा ने आगे बढ़कर वह पत्र पढ़ा जो राजा ने अपनी मृत्यु से पहले लिखा था। राजा सुनता रहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर बदलाव आया। वो रो पड़ा। उसकी आंखों से राख बहने लगी। वो कांपते स्वर में बोला, क्या? मैंने उसे मारा था। मैं उसे प्यार करता था। मैंने उसे खो दिया। क्या अब मुझे शांति मिल सकती है? रूपा ने वह बांसुरी उसके सामने रख दी। रामू चाचा बोले, अगर पश्चाताप सच्चा हो तो हर आत्मा को शांति मिलती है। राजा ने तलवार जमीन पर रख दी और अपने हाथ खुद अग्निकुंड में फैलाए। कोई आग नहीं थी, बस एक रोशनी जो धीरे धीरे उसे घेरने लगी। फिर एक झिलमिलाहट के साथ राजा वीर सिंह की आत्मा गायब हो गई। अग्निकुंड अब खाली था और पहली बार उस जगह पर एक गुलाब का पौधा उगा, राख से। नई सुबह, नई कहानी। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे गांव पर गिर रही थीं। फूलों की खुशबू, तितलियों का नाच और बच्चों की खिलखिलाहट में अब वो पुरानी डरावनी छाया नहीं थी। रूपा अब बड़ी हो चुकी गांव के मंदिर के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में वह बांसुरी थी जो अब सिर्फ एक मधुर संगीत बन गई थी। रामू चाचा और गांव के बुजुर्ग भी वहां थे। उन्होंने कहा, राजमहल अब सिर्फ एक कहानी है, एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि प्यार, दुख और माफी कितनी ताकतवर होती है।
रूपा ने आसमान की ओर देखा, मुस्कुराई और बोली, अब मैं डरती नहीं। अब मैं जानती हूं कि हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। और महल की खिड़कियां धीरे धीरे धूप से चमकने लगीं। शहर के लोग भी अब वहां आने लगे। जहां कभी शाप था, वहां अब उम्मीद थी। गांव फिर से जी उठा। शंकर खेतों में हल चला रहा था, सीमा रसोई में गीत गा रही थी और बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण, रूपा की नींद अब शांत और मीठी थी। रामू चाचा ने आखिरी बार कहा, यहां से कहानी खत्म होती है, लेकिन यादें कभी नहीं मिटती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प था। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए। अगली कहानी के लिए तैयार रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।